राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी हिंदी साहित्य वाली क्लासेस चल रही थी और उसी में हमने पहले वाला जो पोर्शन हमने देख लिया था और हिंदी साहित्य में हम देख रहे थे आदिकाल। और आदिकाल में जैसा कि हमने पहले पिछले वाली कल वाली क्लास में हमने देखा था कि आदिकाल को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। वो 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी? जैसे रासो साहित्य था, रास साहित्य या जैन साहित्य था, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। इस प्रकार आदिकाल को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। आज उसी कड़ी में आज हम देखेंगे सबसे पहले रासो साहित्य। तो रासो साहित्य पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि रासो शब्द की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। और जैसा कि हमारा रहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ेंगे, वही मैटर पढ़ेंगे जो हमारे बिल्कुल काम का होगा, बिल्कुल सटीक होगा, जहाँ से बिल्कुल सीधे हमको डायरेक्ट प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो देखते हैं आज हम कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस किस ने विद्वानों ने कहाँ से रासो शब्द की उत्पत्ति आपके मानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? रसायन शब्द से। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और ये क्वेश्चन आपके 2nd ग्रेड 2022 में अभी वर्तमान में ही आया, ज़्यादा समय की बात नहीं है। ठीक है, 2nd ग्रेड 2022 में यहाँ से क्वेश्चंस बना है, तो दोबारा भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और यहीं पे याद कर ले। और अगर इसकी आप ट्रिक याद रखना चाहें तो रामचंद्र रसायन, ठीक है, आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, या तो राम रसायन, जैसे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम रसायन तुमरे पासा। ठीक है ना, हमको तो क्योंकि ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना क्वेश्चन सही करना है, तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। यानी कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? आपके रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, इसके बाद आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है आपके रासक शब्द से। ठीक है, इसकी अगर हम ट्रिक माने तो हजार रासक, हजार रासक, इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद रख सकते हैं। आगे है आपके गारसा द तासी। गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति आपके मानी है राजसु या राजसूय शब्द, दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं देखने को। तो ध्यान रखेंगे कि गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? राजसु या राजसूय शब्द से। इसके पश्चात हम देखेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है आपके रास शब्द से। इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं जोड़ के, दशरथ रास। ठीक है, किसी भी प्रकार से याद रखिए मित्रों, अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहे तो वैसे रख सकते हैं, या वैसे ही सीधा डायरेक्ट याद करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। मेन हमारा उद्देश्य रहता है कि हमको हमारा मैटर याद होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमें बहुत सारा अनर्गल मैटर देखने को मिलेगा, हमें उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमें बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे काम की होगी, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मित्रों, आगे हम देखते हैं आगे विंदेश्वरी प्रसाद पाठक। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है आपके राज यश शब्द से। अब यहाँ से यहाँ तक कि आप देखेंगे, एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, बाकी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अगर सर्वमान्य मत की बात करें कि हिंदी साहित्य में रासो शब्द की उत्पत्ति का सर्वमान्य अगर हमको मत मानना है तो हम मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी थी। ठीक है, इसके पश्चात हम देख लेते हैं रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कि किसको रासो साहित्य की श्रेणी में रखा गया था। रासो साहित्य को लिखने का जो कार्य किया था, प्रमुख रूप से चारण कवियों ने रासो साहित्य लिखने का कार्य किया था। और ये सबसे बड़ी एक हमारे गर्व की बात भी हमारे लिए कि रासो साहित्य में सर्वाधिक जिन लेखकों का, रचनाकारों का योगदान था वो कहाँ से थे? राजस्थान से। इसलिए रासो साहित्य में अगर सर्वाधिक कवियों का अगर योगदान है तो हमारे राजस्थानी कवियों का योगदान सर्वाधिक इसमें माना जाता है, जिसमें चारण कवियों का प्रमुख रूप से माना जाता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कि रासो साहित्य में क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि रासो साहित्य में जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मुख्यतः चारण कवियों द्वारा ये रचित हुआ करते थे। आश्रयदाताओं के शौर्य और ऐश्वर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर वो किया करते थे। उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो उनके अपने राजा महाराजाओं का बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे। ये रासो साहित्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके पश्चात रासो साहित्य में किन किन चीज़ों का वर्णन होता? युद्ध और प्रेम का। युद्ध और प्रेम पर आधारित आपके रासो साहित्य की रचनाएं हुई है। इसके अलावा इसमें
वीर और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। जैसा कि हमने ऊपर बढ़ाई है कि युद्ध व प्रेम का इनमें विशेष रूप से वर्णन होता था। तो युद्ध है तो वहाँ पे वीर काव्य वीर रस तो होगा ही होगा, और जहाँ पे प्रेम है तो वहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता अवश्य होगी। तो रासो साहित्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि रासो साहित्य में किन रसों की ज़्यादा प्रमुखता रहती थी, तो आपके वीर और वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रहा करते थे। इसके बाद डिंगल और पिंगल शैली, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि डिंगल शैली क्या होती थी और पिंगल शैली क्या होती थी। ये साहित्य लिखने की दो शैलियाँ हुआ करती थी, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली जो कि आपके कर्कश ध्वनि मानी जाती थी, कठोर ध्वनि मानी जाती थी। डिंगल शैली में आपके राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा आती थी, और पिंगल शैली में आपके राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा आती थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंगल शैली में कौन कौन सी भाषाएं थी, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा पिंगल शैली में थी। ठीक है। रासो साहित्य की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो संदिग्ध और अप्रामाणिक है और अर्ध प्रामाणिक है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में जो कवि होते थे वो अपने आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ाकर एक जो है पालन किया करते थे, बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन किया करते थे। तो कई चीज़ें जो है वो अपनी कल्पना से भी लिख दिया करते थे, उनकी कल्पनाओं के आधार पर भी इनमें रासों में रचनाएं मिलती है, इसलिए इसको संदिग्ध और अर्ध प्रमाणिक भी रासो साहित्यों को माना जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ हमारे रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये वो रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन थे आपके? चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान हमारे थे अजमेर के, है ना, उन शासक के ये क्या थे? दरबारी कवि और इनके मित्र भी थे। इनके बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वीराज रासो इनको एक एक को डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बीसलदेव रासो। बीसलदेव जो कि आपके अजमेर के ही शासक थे, उनके दरबारी कवि आपके थे नरपति नालय। ठीक है। परमाल रासो जिसके लेखक आपके थे जगनिक। खुमान रासो जिसके आपके लेखक थे दलपति विजय। हमीर रासो जिसके आपके लेखक थे शारंगधर। नेक्स्ट है विजयपाल रासो जिसके आपके लेखक थे नल सिंह भट्ट। इनको अगर आप, ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रहने ही चाहिए। इनके अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ये तो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, ये तो हमको याद रह जाएगा। इसके बाद देखो बीसलदेव रासो किसने लिखा? नरपति नाल ने। तो इसको आप किस प्रकार से ट्रिक से याद रख सकते हैं? इधर से लेंगे 20 और नर, यानी कि ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखना चाहें तो 20 नर। ठीक है, कितने नर थे? 20 नर थे। आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। इसके बाद है परमाल रासो, जगनिक ने लिखा, यानी कि जग पर। ठीक है, जग यानी होता है संसार, तो हमने वहाँ से अपनी ट्रिक निकाल ली, जग पर। नेक्स्ट है खुमान रासो, और किसने लिखा? दलपति विजय ने। तो यहाँ से लिया खू, यहाँ से लिया द, और हमने एक हमारी ट्रिक बना ली अच्छी सी खुद। इतना सा हम याद रख लेंगे तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है हमीर रासो, सारंगधर, विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, कि पृथ्वीराज रासो को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया? आपके पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और इनके लेखक जो थे आपके चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि माना गया, याद रखेंगे। इसके पश्चात अगर हम इनकी बात करें, चंद बरदाई का जो जन्म था वो कब हुआ था? आपके 1162 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर में हुआ था। और ये पृथ्वीराज चौहान के जो थे मित्र भी थे, सखा थे, और उनके सेनापति भी थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी थी। यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन यहाँ से सेकंड ग्रेड आपके 2022 में यहाँ से क्वेश्चन से पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी थी, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोबारा भी हो सकता है हमसे पूछ ले। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी थी? पिंगल भाषा। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक सीधी सी ट्रिक है। यहाँ से पी से पृथ्वी और प से आपके पिंगल भाषा, प से पृथ्वी, प से पिंगल भाषा, इस प्रकार से आप इसको याद रख लेंगे।
बात करते हैं इसमें कितने छंद थे। यहाँ से भी क्वेश्चंस बना हुआ है कि पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें अगर हम छंदों की बात करें तो पृथ्वीराज रासों में कुल मिला के 68 छंदों की बात होती है। अलग अलग प्रकार से 68 छंदों की बात हुई है। और इन 68 छंदों की अगर हम बात करते हैं तो चंद बरदाई का जो सबसे प्रिय छंद माना जाता है वो आपके है छप्पई छंद। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि चंद बरदाई को कौन सा छंद सबसे ज़्यादा प्रिय था, तो कौन सा था, छप्पई छंद। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्ग और समय कितने थे, 69। तो मित्रों बता देते हो कि सर्ग व समय क्या होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सर्ग और समय क्या होता है कि सर्ग और समय का मतलब होता है जिस प्रकार से हमारे अध्याय होते हैं, पाठ होते हैं, है ना, उसी प्रकार से कितने अध्याय थे, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए। सर्ग और समय का मतलब है कि इस पृथ्वीराज रासों में कितने अध्याय थे। तो ये कितने अध्याय में बटा हुआ था, 69 अध्यायों में। ठीक है, अब एक कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो सकता है, अगर आप एक साथ याद करेंगे तो छंद कितने हैं, 68, और समय या सर्ग कितने हैं, 69। तो सेम संख्याएं होने की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करेंगे कि समय कितना है, 69, और 68 और 69 में बड़ा कौन होता है, 69 बड़ा होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन होता है, आपके समय सबसे बड़ा होता है। तो इसी ट्रिक से आप याद रख लेंगे कि समय सबसे बड़ा होता है, इसलिए समय में 69 सर्ग आपके और छंद कितने आपके, 68। ठीक है, और अगर रस की बात करें कि पृथ्वीराज रसों में सबसे प्रमुख रस कौन सा था, तो वीर और श्रृंगार रस की इसमें प्रमुखता रही है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम आगे डिटेल से इनको सबको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वही जो हमारे काम का होगा। जैसा कि हमारा स्लोगन रहता ही है कि हम यहाँ पर वही मैटर पढ़ेंगे जो बिल्कुल हमारे काम का होगा, जहाँ से 100% क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो मित्रों आप पढ़ते रहें, क्लासेस देखते रहें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कोई कमेंट हो, कोई सुझाव आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख सकते हैं, हम उस पर बिल्कुल काम करेंगे। और मित्रों सरिता दीदी की क्लासेस देखते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि वैकेंसीज़ का इंतज़ार नहीं करें मित्रों, आप बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आनी ही आनी है। इसलिए बिना किसी लापरवाही के आप अभी शांति काल है, और इस शांति काल का आप अच्छे से सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। और गर्मियां हैं तो ध्यान रखें, अच्छे से रहें, मज़े से रहें। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी विवेकानंद जी के शब्दों में कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो मित्रों धन्यवाद।